Hello, aspirants. So recently, this was in news. Indian value system collective identity highlighted at Jaipur Literary Festival sessions on second day. So, as per this news, it is not important from our examination point of view, but जो इसके अंदर keywords यूज किए गए हैं collective identity, pluralism, these keywords are very important. एंड बेसिकली इस वीडियो के अंदर इन कीवर्ड्स के अराउंड जो काम हुए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा बाय वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट एंड इट बिलोंग्स टू योर पेपर सेकंड एंड द थीम इट इज विलेज स्टडीज और विलेज स्टडीज के अंदर हर दूसरे साल प्लूरलिज्म के ऊपर या फिर डाइवर्सिटी के ऊपर कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसी के ऊपर जो है वो हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। पहली चीज़ है दैट व्हाट इज़ प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक नेचर का मतलब है कि हम विभिन्न दूसरे से अलग हैं लेकिन हम सामने वाले की इज्जत करते हैं। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ द प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। दैट इंडिया इज़ in India, it's evident that you have the acceptance and celebration of all the religious, linguistic, cultural and ethnic diversity. ठीक है, टॉलरेंस का भाव तो है लेकिन उसके साथ साथ सेलिब्रेशन भी है। कोई भी त्यौहार आएगा उसके अंदर सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और इन्हीं चीज़ों को ये दो वर्क्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। पहला काम है बाय एंड्रे बेते। एंड्रे बेते का ज़्यादातर काम कास्ट और सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर रहा है और उन्होंने ये कहा है दैट जैसे वेस्ट के अंदर एक रिजिड सिस्टम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का हमें देखने को मिलता है, वैसे इंडियन कास्ट बहुत सारे लोगों ने रिजिड बताया है लेकिन ये रिजिड नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड दे ऑल, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो भी कास्ट्स रहती हैं, दे ऑल को एग्जिस्टेड in the history within a broad democratic framework। ठीक है, और ये बेसिकली ये टेस्टिमेंट देता है, इस चीज़ की गवाही देता है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो हमेशा से डेमोक्रेटिक प्लूरलिस्टिक रहा है। देन उसके बाद बात आती है टी.एन. मदन के कामों की। टी.एन. मदन ने अगेन हिंदुइज्म के अंदर जो सेक्ट्स हैं और जो हिंदुइज्म के अंदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनके अंदर काम किया है। तो टी.एन. मदन भी जो है वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हिंदुइज्म का खुद का जो एक फ्रेमवर्क है वो बहुत प्लूरलिस्टिक है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला एंड उसी अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं है दैट दिस वन इट इज़ ट्रू और बाकी सारी चीज़ें फॉल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। बेसिकली यू हैव एन अम्ब्रेला और सबसेक्ट्स और सारी धाराएं उसके अंदर काम करती हैं एंड दिस इज़ हाउ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इट हैज़ फॉर्म्ड। फिर उसके बाद बात आती है योगेंद्र सिंह के काम की। योगेंद्र सिंह का काम द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और योगेंद्र सिंह बेसिकली ये कहते हैं कि जनरली ये देखा जाता है और एक पॉपुलिस्टिक बिलीफ भी है कि जब मॉडर्नाइजेशन होती है तो मॉडर्नाइजेशन के चलते जो कल्चर है या फिर जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो खतरे में आ जाता है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। रादर in the Indian society we see that there is a unique blend of continuity and change within the Indian society। लोग अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करते हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, ट्रेडिशंस को भी प्रिजर्व करके रखते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैव द ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, सो अगेन चीज़ें, आइडियाज़, दे को एग्जिस्ट इन द इंडियन ग्राउंड्स। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को डोमिनेंट मानेंगे और बाकी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद बात आती है दीपांकर गुप्ता की। दीपांकर गुप्ता बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं उन वर्क्स को जिन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को बहुत ही रिजिड वे के अंदर दिखाया था और इंडियन कास्ट सिस्टम को एक कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था दैट वन कास्ट इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द अदर कास्ट। सो दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि पहली बात, इंडियन कास्ट सिस्टम इट इज़ नॉट रिजिड। ऐसा नहीं है
कि अगर एक जाति एक रीजन में जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वो ऊपर मानी गई है, तो हर जगह में इंडिया में जो है वो उसी जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का हिस्सा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ गर्ग। गर्ग्स इन पंजाब हरियाणा, दे आर द पार्ट ऑफ बिजनेस, जो आपके पास वैश्याज का पार्ट होते हैं, ठीक है, वो बनिए होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप नीचे चले जाओगे, एमपी साइड आ जाओगे, तो गर्ग कहीं ना कहीं पे ब्राह्मण्स का भी जो है वो हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो द इंडियन कास्ट सिस्टम इट इज़ मडल्ड। तो ऐसा है कि उन्होंने ये काम लिखा, नेगोशिएटिंग कास्ट, अंडरस्टैंडिंग द हायरार्की एंड डिफरेंस इन द इंडियन सोसाइटी, और उसके अंदर वो बेसिकली इसी बात को जो है वो दोहराते हैं कि इंडियन कास्ट सिस्टम इट इज़ नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज इट इज़ मडल्ड इन इट सेल्फ, एंड चीज़ें कोऑपरेट करते हैं लोग आपस में। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाली किसी और जाति के हो और उसके अंदर जो है वो आप कन्फ्लिक्ट में आ जाओगे। दीपांकर गुप्ता कहते हैं दैट दिस सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट इट हैज़ स्टार्टेड ड्यू टू दी पोलिटिसाइजेशन, चीज़ों का पोलिटिसाइजेशन हुआ है और कुछ ऐसे फोर्सेस आ गए हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है आजकल, लेकिन ऐसा नहीं था। सो वो कहते हैं कि जो आपके पास सेकुलर फ्रेमवर्क इंडिया के अंदर बनाया गया है और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर बनाए गए हैं और हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि चलते आ रहे हैं, वो बेसिकली इन्हीं प्लूरलिस्टिक वैल्यू सिस्टम को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद सूजन भले का काम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उनका काम कास्ट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द मॉडर्न एज, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखता है इंडियन सोसाइटी को देखने का। और वो बेसिकली इसी चीज़ को जो है वो बताती हैं दैट इंडिया की सोसाइटी जो है वो हमेशा प्लूरलिस्टिक नेचर की रही थी। यहाँ पे डाइवर्सिटी तो थी लेकिन रिजिडिफाइड डिवीज़न कभी नहीं था। लोगों ने एक प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क के तहत एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया था और इस सोसाइटी को बनाने में मदद की थी। फिर उसके बाद बात आती है अर्जुन अपदराय की। अर्जुन अपदराय का काम है मॉडर्निटी एट लार्ज, कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर वो बेसिकली इसी चीज़ को जो है वो बताते हैं। ही सजेस्ट दैट दीज ग्लोबल इंटरेक्शंस दे हैव लेड टू इंक्रीज्ड प्लूरलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई न्यू आइडिया है और सारे लोग जो है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं दिखाई देता है। द न्यू आइडिया इट इज़ सीन विद टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। तो जो भी नई आइडेंटिटी है, नए आइडियाज़ हैं, नए प्रैक्टिसेस हैं, उनको लोगों ने इंडोर्स किया है और ग्लोबलाइजेशन के चलते ये चीज़, ये प्लूरलिज्म इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके बाद बात आती है रोमिला थापर की। ऑल्दो रोमिला थापर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है, बट इनके हिस्टोरिकल वर्क्स अर्ली इंडिया के अंदर फ्रॉम द ओरिजिन टू AD 1300 उन्होंने जो है वो इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की बात की है और उनका ज़्यादातर ध्यान इस किताब के अंदर इसी चीज़ के ऊपर रहा है कि इंडिया का जो प्लूरलिज्म है वो किस तरह से बना है, इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी किस तरह से बनी है। ठीक है, अलग अलग माइग्रेशंस हुई हैं, ट्रेड्स हुई हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शंस हुई हैं और हमारी सोसाइटी और ज़्यादा टॉलरेंट एंड प्लूरलिस्टिक बनती गई, डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में आती गई। ठीक है, अगली चीज़ आती है कलेक्टिविज़म। कलेक्टिविज़म का मतलब क्या है? कलेक्टिविज़म का एक सिंपल भाषा में मतलब ये है कि हम अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को ज़्यादा इंडोर्स करते हैं विस आवर इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी। ठीक है, सो बेसिकली आवर कलेक्टिविज़म इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन फैमिली एंड कम्युनिटी, एंड बेसिकली हम इंडिविजुअल डिज़ायर्स के ऊपर अपने डिसीजंस नहीं लेते, हम कलेक्टिव डिज़ायर्स को पहले देखते हैं। हम पहले अपनी सोसाइटी को देखते हैं, अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, उसके ऊपर बातचीत की जाती है। तो इसी के ऊपर जो है वो MN श्रीनिवास और इरावती कार्वे का काम हमें दिखाई देता है। MN श्रीनिवास का काम इंडियन विलेजेस के अंदर वो एक विलेज सॉलिडारिटी की बात करते हैं कि कैसे लोग विलेज का ऑनर पहले रखते हैं एंड उस विलेज के नाम के ऊपर वो अपना काम करते हैं। जैसे जनरली हम जैसे टाउन्स के अंदर देखते हैं, सिटीज़ के अंदर देखते हैं
कि लोगों ने अक्सर अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लिखा होता है, और जब भी वो कोई डिसीज़न लेते हैं, जब भी वो कोई भी काम करते हैं, तो पहले विलेज का नाम या फिर जो विलेज का एक कम्युनिटी का इष्ट होता है, देवी देवता होता है, उसका नाम जो है वो पहले लिखते हैं या फिर उसका नाम पहले लेते हैं, देन समथिंग इज़ डन। सो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर अभी भी इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी से ज़्यादा कलेक्टिव आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान है। देन उसके बाद बात आती है इरावती कारवे की। इरावती कारवे अगेन इस चीज़ को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। उनका काम इंडियन किनशिप और इंडियन फैमिली सिस्टम के ऊपर लाजवाब है। तो इरावती कारवे ने जो है वो वही बात बताई है कि जब भी आपके पास कोई भी काम करना होता है तो फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ को पहले रखा जाता है, एंड फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स कोई भी काम करते हैं। फिर उसके बाद एएम शाह, गुजरात के अंदर एएम शाह का काम द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज इस it is seen as an extension of the M.N. Srinivas work as well as Iravati Karve's work। तो बेसिकली उसके अंदर एएम शाह ने इसी चीज़ को जो है वो एनालाइज किया है कि बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज़ के ऊपर कम ली जाती है, एंड ऑन दी अदर हैंड पूरी कम्युनिटी को इसके अंदर इंगेज किया जाता है, फिर जाके कोई एक डिसीज़न जो है वो लिया जाता है। ठीक है। So joint family system, so his work emphasized on the continued relevance of the joint family system, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिटीज़ के अंदर आ गए हो तो अपने आप जो है वो अपने दादी दादा को भूल गए होगे। तो जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता है तो अपने गोत्र का मान सम्मान जो है वो लोग पहले रखते हैं, फिर उसके बाद अपना कोई भी डिसीज़न जो है वो बनाते हैं। सो हमेशा लोग ये बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग बेसिकली वो होते हैं जो कि आपके समगोत्र हैं, जो कि आपके किन्स हैं। तो पहले उनका मान सम्मान देखा जाता है, फिर उसके बाद आपको कोई भी डिसीजन लेने की इजाज़त दी जाती है। दिस इज़ हाउ द इंडियन वैल्यू सिस्टम और इंडियन कलेक्टिव सिस्टम वर्क्स। देन उसके बाद बात आती है लीला दुबे की, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर, ये उनके काम का नाम है। एंड देन उसके बाद लीला दुबे बेसिकली जेंडर रोल्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं, और जेंडर रोल्स को इन्वेस्टिगेट करके वो यही निष्कर्ष के ऊपर पहुंचती हैं कि जेंडर रोल्स उस हिसाब से बनाए गए हैं, किसी भी जाति के अंदर, किसी भी व्यवस्था के अंदर उस तरह से बनाए गए हैं कि वो जो आपकी कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, कम्युनिटी की, उनको पूरा कर सके। ठीक है। सो Dube's work sheds light on how the gender roles and expectations contribute in the maintenance of the collective identity। चाहे आपकी शादी की बात हो, चाहे आपके रिश्तों की बात हो, चाहे आपके हाउस होल्ड रोल्स की बात हो, हमेशा डिसीजन मेकिंग के अंदर पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व रहेगी, और हमेशा वो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे रखेंगे विसा विस योर ओन एजेंडाज। ओके। देन उसके बाद बात आती है पैट्रिशिया ओबराय की। पैट्रिशिया ओबराय का काम ज़्यादातर अर्बन सिटीज़ के अंदर रहा है, और अर्बन सिटीज़ के अंदर पैट्रिशिया ओबराय ने ज़्यादातर चेंज को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, खास करके जो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है और लोग अपनी कम्युनिटी से हट के अपने इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो पैट्रिशिया ओबराय का काम है फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, एंड बेसिकली उसके अंदर वो यही चीज़ बताती हैं दैट देयर हैज़ बीन अ टेंशन इन द अर्बन सिटीज़ इन इंडिया अमंगेस्ट टू थिंग्स, द कलेक्टिव बिहेवियर एंड द इंडिविजुअल डिसिप्लिन। ठीक है। तो लोग दोनों चीज़ों में अटके रहते हैं और दोनों चीज़ों में जो है वो नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, एंड बेसिकली वो मानती हैं कि दोनों चीज़ें आजकल कन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। देन उसके बाद बात आती है टी.एन. मदन की। इस कन्फ्लिक्ट को वो बड़े अच्छे तरीके से लव मैरिजेस के ज़रिए डॉक्यूमेंट करती हैं। देन उसके बाद बात आती है टी.एन. मदन की। टी.एन. मदन का काम है फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर। So it explores the intricacies of kinship networks and their influence on the social organization। बेसिकली वो बताते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो बात
फैमिलियल बॉन्ड्स की हो, चाहे वो बात किसी की शादी की हो, किसी का रिश्ता करवाना हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस भी क्यों ना हो। सबसे पहले लोग इस चीज़ को देखते हैं कि आप किस कुल से आते हो, आप किसके रिश्तेदार हो। फिर उसके बाद आपके साथ कोई भी इकोनॉमिक एक्सचेंज करनी है या फिर आपके साथ कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस करनी है, उस चीज़ को जो है वो देखते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं दैट जब से उनकी कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल्स आ रहे हैं, इन चीज़ों के कारण जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो किनशिप ऑब्लिगेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हैं। फिर उसके बाद बात आती है वीना दास की। वीना दास ने काम लिखा है द स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल्स। सो इसके अंदर वो बेसिकली कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को जो है वो समझाती हैं कि किस तरह से लोगों की सोच जो है वो कास्ट के अराउंड स्ट्रक्चराइज्ड है। लोगों ने कुछ भी करना है तो पहले वो लोग जो है वो बेसिकली अपनी शेयर्ड आइडेंटिटीज़ को, कास्ट आइडेंटिटीज़ को देखते हैं और उस हिसाब से जो है वो डिसीज़न लिया जाता है कि उनकी कास्ट आइडेंटिटीज़ जो है वो हार्म ना हो। हर एनालिसिस ऑफ रिचुअल एंड कास्ट स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट दैट हाउ द कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड थ्रू द practices and beliefs, and it is further embedding the collective nature of the Indian society. So that is it for today. तो प्लीज़ इन नोट, ये जो मैंने काम लिखे हैं इनका एक नोट बना लीजिएगा और हर दूसरे साल इन कीवर्ड्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। कलेक्टिव आइडेंटिटी, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, प्लूरलिस्टिक को एग्जिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Democratic processes, Indian society, it is democratic in nature, exemplify or explain. There you can delve into these studies and you can deliver better in the terms of your answer. ठीक है? Okay, चलिए, thank you very much. I hope it was educative enough for you. Thank you.